साथियों नमस्कार, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैनल रिपब्लिक विजन। साथियों, आज हम एक मनोवैज्ञानिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम है लॉरेंस कोहेलबर्ग। लॉरेंस कोहेलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को विकसित किया है और कोहेलबर्ग ने पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित होकर के अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार नैतिकता का कार्य विद्यार्थियों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी शोध है या जो भी वाक्य है, उसमें सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करने के लिए कोहेलबर्ग ने अपने विचार दिए हैं। ऐसे में नैतिक या अनैतिक का निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा ही किया जाता है, ये कोहेलबर्ग का मानना है। ऐसे में कोहेलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता, बल्कि उनके परिवेश के द्वारा होता है और पर्यावरण के द्वारा होता है। एक चीज इस बात को हम लोग जो कोट कर लें यहाँ पे कि कोहेलबर्ग के अनुसार छात्रों में जो नैतिकता का विकास होता है वह जन्मजात नहीं बल्कि परिवेश के द्वारा होता है। कोहेलबर्ग अपने सिद्धांत द्वारा 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किए हैं, जिसे सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बनाने का प्रयास करते हैं। यह कई बार पूछा जा चुका है या पूछने वाली संभावनाएं भविष्य में बन सकती हैं कि कोहेलबर्ग ने अपने सिद्धांत को जो है कि सार्वभौमिक बनाने के लिए कितने चरणों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों में भावनात्मक रूप में होती है। ध्यान देने वाली बात है कि छात्रों में नैतिकता किस रूप में पाई जाती है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका सटीक उत्तर हो सकता है भावात्मक रूप में। ऐसे में कोहेलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तो 1969 में किया था, लेकिन आगे चल करके 1981 तथा 84 में इन्होंने अपने ही विचारों में संशोधन किया। कोहेलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कहानियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं कहानियों के माध्यम से छात्रों से प्रश्न पूछते थे और प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्धारण किया है। अब हम आपको एक संक्षिप्त कहानी कोहेलबर्ग के अनुसार बताते हैं। कोहेलबर्ग की एक लघु कथा है, जिसमें वे कहते हैं कि एक महिला बीमार थी जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हेंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन लेना चाह रहा था, जिस कारण उस औरत का पति हेंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था। एक दिन हेंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ, और कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा कि मैंने इस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए की है। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे, मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। यह बात सुनकर हेंज को गुस्सा आ गया और उसने दुकान में तोड़ फोड़ करके उसके दुकान से उस रेडियम यानी उस दवाई को चुरा लिया। ऐसे में कोहेलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। इसे 2 भागों में बांटा है। पहला, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। कोहेलबर्ग कहता है कि कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है।
एक बार फिर सुन लीजिए। वह कहता है कि कभी-कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, उसे मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे यदि हेंज चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, और यदि चोरी की तो पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती। दूसरा, नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। यहाँ पर दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना है। जैसे हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। यहाँ पर जो है कि इस डिलेमा से निकल करके वह डिसीजन ले लेता है। मोरल रीजनिंग में निर्णय लेना तय होता है। तो उसने निर्णय लिया कि चोरी भले ही कर ली जाए, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाई जाए। ऐसे में कोहेल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया है और इसे 6 चरणों में विभाजित किया है। प्रथम अवस्था, जिसे पूर्व रूढ़िवादी या परंपरागत नैतिक अवस्था कहते हैं। इसका मतलब यह है, कोहल वर्ग कहता है कि नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलता रहता है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास बिल्कुल नहीं होता, अर्थात न के बराबर होता है। बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाने में असमर्थ होता है। इस अवस्था में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। अब देखने वाली बात है कि बच्चे की अवस्था या छात्र की अवस्था 4 से 10 वर्ष है। अब इसमें नैतिकता का विकास बिल्कुल नहीं होता, वह दूसरों पर निर्भर होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर जो है, वह स्वयं से न लेकर के दूसरों के माध्यम से, या कह सकते हैं कि माता पिता के निर्णय पर वह ज़्यादा निर्भर होता है। ऐसे में वह जो है इस अवस्था के जो छात्र होते हैं, सही और गलत का चयन नहीं कर पाते, और वे जो है कि बार बार जो है कि दंड पाने के भय से डरे रहते हैं या पुरस्कार पाने की लालसा में लगे रहते हैं। कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है दंड और आज्ञा का पालन। देखें, दंड और आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें जो है कि कोहेल वर्ग कहता है कि इसके तहत छात्र सही और गलत के मध्य के अंतर का चयन दूसरे के प्रति या दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। यानी कि दूसरे के व्यवहार, यानी कि माता पिता, मानते हैं कि जैसे माता पिता, अर्थात यदि वे गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरा जो है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं और ऐसे कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक लाभ होता है। द्वितीय अवस्था, परंपरागत अवस्था, या इसको रूढ़िगत नैतिक की अवस्था कह सकते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। इस चरण में छात्र की अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 13 वर्ष का बालक वह अपने परिवार से निकल कर के परिवेश में जाता है, पास पड़ोस के लोगों से प्रभावित होता है। अब उसके निर्णय में केवल माता पिता के ही निर्णय नहीं रह जाते, बल्कि उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी सभी उसके निर्णय की सहभागिता में शामिल हो जाते हैं। अर्थात वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज उन्हें सम्मान दे सके या समाज से सम्मान प्राप्त हो सके। इस अवस्था में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता का अनुकरण करने लगते हैं
अब बालक यहाँ पर देखने लगता है कि समाज में जो है कि सही और गलत क्या है, तो ऐसे में उसका निर्णय जो है यहाँ पर दूसरे के माध्यम से भी होना स्वाभाविक हो सकता है। अतः दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करने लगता है। इसमें भी कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को दो भागों में बांटा है। पहला, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, होप टू बी अ गुड बॉय और गर्ल। देखें, इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ लगी रहती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान पाने की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की मार्ग की ओर तत्पर रहते हैं। छात्रों में होड़ लगी रहती है, या तो लड़का या लड़की ही होगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए जो है कि सामाजिक सब परिवेश से आता है ये सब। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून एवं नीतियों के प्रति सजग हो जाते हैं। अब बच्चा जो है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, अब छात्र बड़ा हो गया है, कानून और नीतियों नियम के बारे में वह जान गया है। इस समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने के लिए वह जो है कि हमेशा तत्पर रहता है। तीसरी अवस्था, यह उत्तर रूढ़िगत या परंपरागत नैतिकता की अवस्था इसे कह सकते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज। यह तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था के भी दो चरण हैं, आगे चल के अभी हम देखते हैं। इसमें क्या है, तीसरी अवस्था जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज है, इसमें कोहेल वर्ग कहता है कि यह अवस्था 13 वर्ष के ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। इसमें नैतिकता की परिपक्वता होती है। जाहिर सी बात है कि 13 वर्ष के ऊपर का जो बालक है, इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, और इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अधिक सजग होने लगता है। इसमें भी दो चरण होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला, सामाजिक समझौता। अब देखें, सामाजिक समझौता में जो है, इस अवस्था में छात्र समाज के नीतियों नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है, और इस अवस्था में छात्र संपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगता है। दूसरा है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत, सत्य एवं परिस्थिति के अनुकूल हो, और इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णय कर पाता है। अब साथियों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप तुरंत फटाफट जो है कि इसको तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और इसको तुरंत जो है कि हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दें कि कोहेल वर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह यूएसए के हैं। कोहेल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था, तो जाहिर सी बात है कि पियाजे, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। कोहेल वर्ग ने कितने चरणों को सार्वभौमिक सत्य माना है, तो कुल टोटल 6 चरण जो है कि इन्होंने बताए हैं। कि सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है। किस सिद्धांत के तहत? उत्तर स्पष्ट करें। ये जो है नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा। छठा प्रश्न है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर कहता है, तो कोहल वर्ग है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में पहला चरण कौन सा है, तो आज्ञाकारिता और दंड। यह जो है कि आज्ञा और दंड, यह पहला चरण है।
कोहेलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर जो है कि प्रथागत परंपरा। और 9वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जाहिर सी बात है कि 3 अवस्थाओं के कुल 6 चरण। और लास्ट में कह सकते हैं कि कोहेलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। धन्यवाद साथियों, नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल रिपब्लिक विजन है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।